हेलो बच्चों, जैसे कि हमने देखो 2019 का पेपर सॉल्व किया था, उसके बाद में 2018 का पेपर सॉल्व किया। आज जो हम पेपर सॉल्व करेंगे वो 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे और आज हम शुरुआत करते हैं 2017 के पेपर की। देखो 2017 के अंदर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि निम्न में से कौन सा परबल अनुचुंबकीय है। ठीक है, देखो ये है हमारे पास में परबल अनुचुंबकीय। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन कौन से हैं? कॉपर +2 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है कॉपर प्लस, थर्ड ऑप्शन है क्रोमियम प्लस, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है क्रोमियम +3। मैं आपको इसका आइडिया बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में आप खुद इनको सोल्व करना। ठीक है, देखो यहाँ पे अनुचुंबक की बात करते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय का मतलब वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके अंदर सबके आपको पहले एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखने, परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, आपको कॉपर का भी पता, आपको कॉपर का क्रोमियम का भी पता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इनके परमाणु क्रमांक लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में देखो कॉपर +2, इसका मतलब उसमें से आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, बार 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कॉपर प्लस का मतलब है यहाँ पे से कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकाल दो। क्रोमियम के बाद में क्रोमियम प्लस है तो इसका मतलब क्रोमियम से आप 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। यदि क्रोमियम +3 है इसका मतलब वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि किसमें कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब वो किस टाइप का होगा, वो स्ट्रॉन्ग अनुचुंबक के रूप में काम करेगा, हमारे पास में प्रबल अनुचुंबक के रूप में काम करता है। ठीक है, और यदि आपसे प्रतिचुंबकीय के बारे में पूछा जाए तो प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब आप युग्मित इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना। आपको देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे इसका मतलब वो क्या होगा, कि स्ट्रॉन्ग अनुचुंबकीय के रूप में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको, मैंने पिछले जो 2019 का पेपर था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, 2018 का पेपर था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल से। आज मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है कि स्थूल व कोलोइडल डिस्पर्स्ड प्रक्रम का बिखराव, प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव का मतलब आप इसको स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, बिखराव कहलाता है। ये क्वेश्चन है, इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ठीक है, आप इनको खुद से सोल्व करना एक बार। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट मैचिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में डीएलवीओ थ्योरी। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास में क्रीमिंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रकाश का जो बिखराव है। ठीक है, हमने बात की थी टिंडल इफेक्ट की, क्या कहते हैं उसको, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लाइट का स्कैटरिंग क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, टिंडल इफेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि एंथैल्पी परिवर्तन जो कैलोरीमीटर के द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है वह किसकी सहायता से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंथैल्पी का मतलब क्या है अपने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूटन का नियम। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास में हैस का नियम। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास में क्रेब का नियम। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे पास में ओम का
नियम, ठीक है। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन ये था कि एंथैल्पी परिवर्तन जो कैलोरीमीटर के द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है वह किसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूटन का लॉ। आपको पता है न्यूटन का लॉ फोर्स से, ठीक है, जहाँ पे न्यूटन के 3 लॉ आते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो अलग से इसका तो फिजिक्स से रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो आपको पता है ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ कहाँ पे है, ये भी जो रिलेशन है किसके साथ में, फिजिक्स के हम अंदर पढ़ते हैं कि किसी भी चालक तार के अंदर क्या होती है, उसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार की सिरों पे उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उस नियम को अपन कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का तो रिलेशन है नहीं, ठीक है। जो क्रेब नियम है, ये क्रेब नियम शायद मेरे से जितना मेरे को आइडिया है ये शायद बायोलॉजी के अंदर जो क्रेब्स साइकिल होती है उससे शायद हो सकता है रिलेशन। उसके बाद में इसका बारे में ज़्यादा मेरे को पता नहीं कि क्रेब नियम है क्या चीज़, ठीक है। तो यहाँ की दो हम बात करते हैं कि जो है हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो है कौन सा है, हैस नियम है। हैस नियम का मतलब आप जो जितनी भी उष्मा है, चाहे आप सेवन उष्मा की बात कर लो, चाहे मतलब उसको निर्माण उष्मा कहते हो, ठीक है, तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी बात कर लो, चाहे एंथैल्पी की बात कर लो, जो हम एनर्जी है वो एनर्जी किसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, हैस नियम के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा, हैस नियम रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि PCl5 के अंदर संकरण कौन सा है। PCl5 के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा sp3d2, ऑप्शन नंबर 2 sp2d3, ऑप्शन नंबर 3 sp3d, ऑप्शन नंबर 4 sp3sp3d3। मतलब इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना कि कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। PCl5 के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको करने का तरीका बता देता हूँ आपको कैसे करना, ठीक है। आपको देखो जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन देने के बाद में आपको पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 4 ऑप्शन देने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको देखो कि आप उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं वो मतलब ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको क्या होती है, कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन जो ऑप्शन जो कट होते हैं उन कट को आपको कैंसिल करते जाओ, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट में जो ऑप्शन बचते हैं उन पर आप स्पेशली फोकस करना, ठीक है। उनके बाद में आपको आइडिया पता चल जाएगा, फिर उसको आपको माइंड से उसको इंटरलेट मतलब मैचिंग करना आपको, ठीक है, कि हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। उन 2 ऑप्शंस पे आपको फोकस करना है, उसके आधार पे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये PCl5 के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपने निकाला भी है, ठीक है। तो इसको PCl5 के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास में कि निम्न में से किस यौगिक में आयनिक बंध है। निम्न में से किस यौगिक में आयनिक बंध है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको आयनिक बॉन्ड बताना है। आयनिक बॉन्ड किसके अंदर आयनिक बॉन्ड है ये बताना। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। पहला CCl4, सेकेंड ऑप्शन बी है हमारे पास में MgCl2, ऑप्शन सी है हमारे पास में Cl2, ऑप्शन जो डी है हमारे पास में H2। आप इजीली निकाल सकते हो आयनिक बॉन्ड किसके अंदर बनेगा, जो कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, जो आयंस होते हैं, उन आयंस के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आपको देखना कि किसके अंदर इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, उसमें निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है। निम्न में से किसका गलनांक, गलनांक का मतलब मेल्टिंग, गलनांक सबसे कम है, ठीक है। देखो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तो होती है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो क्वथनांक तो वो होता है कि जहाँ पे लिक्विड होती है ना, वो लिक्विड की यदि वेपर फॉर्म में आ जाते हैं उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जो सॉलिड है, ठीक है, और वो सॉलिड किसमें मतलब उस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से देखना है कि किस में गलनांक सबसे कम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिथियम, ऑप्शन नंबर सेकंड पोटेशियम, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी रुबिडियम, ऑप्शन नंबर डी वो है सीजियम, ठीक है। आपको इनमें से चारों के अंदर से देखना है कि सबसे ज़्यादा जो सबसे कम है मेल्टिंग पॉइंट वो किसका, ठीक है, कि कौन है वो मतलब इजीली सॉलिड से कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको वो पहचाना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन,
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप एक बार सोल्व करना, खुद से ट्राई करो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन का सांद्रता गुणनफल, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का सांद्रता गुणनफल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हमेशा स्थिर और बराबर होगा। मतलब आपको बोल रहा है कि जैसे H2 की मैं बात करूं, ये H2 किसके अंदर है, ये H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा वो हमको पहचानना, ठीक है। तो अपन कैसे निकालते हैं, तो अपन ऐसे लिखते हैं K बराबर H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रोडक्ट बटे हम क्या लिखते हैं इसको, रिएक्टेंट, ठीक है। ये H2 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या लिख दिया मैंने, KH2 इक्वल में क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और KH2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, KW लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, KW। तो KW बराबर क्या गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये स्पेशली आपको याद रख के चलना है कि हम जब बात करते हैं किसकी, pH बराबर 14 की, जब pH बराबर 14 की हम बात करते हैं, ठीक है, और 14 की हम जब बात करते हैं pH बराबर 14 के अंदर, तो यहाँ पे H पॉजिटिव pH बराबर 14, तो H पॉजिटिव होता ना वो होता है 10 की पावर -7, OH नेगेटिव होता ना वो भी कितना होता है 10 की पावर -7। इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -7, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -7, और ये बराबर किसका होगा, ये बराबर होता है 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर -7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -14, ये बराबर किसका है, KW का। तो आपको याद रखें KW की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आती है, 10 की पावर -14, ठीक है। ये किसका प्रोडक्ट होता है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको हमने पढ़ते हैं pH बराबर क्या होती है, pH बराबर हम पढ़ते हैं -log ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। इसी टाइप से मैं PKW बराबर लिख दूँ -log ऑफ KW लिख सकता हूँ, कोई डाउट, ठीक है, इस टाइप से लिख देते हैं। अब जो KW की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करने के बाद में -14 आगे आ जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट आ गया, PKW बराबर कितना आ गया हमारे पास में 14, कितना आ गया 14, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है PKW की वैल्यू कितनी आती है, 14 आती है, ठीक है। और ये 14 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, PH प्लस में POH, ये दोनों लिखा जा सकता है, PH की वैल्यू और POH की वैल्यू आप यहाँ से दोनों का एडिशन करके अपन किस तरह लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ याद रखा ये जो वैल्यू है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेडेड पे होती है, कितने पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेडेड पे। लेकिन यही बात मैं हाई टेम्परेचर की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ 90 डिग्री सेंटीग्रेडेड पे, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेडेड के ऊपर जो KW है उस KW की वैल्यू जाती है 10 की पावर -12, कितनी है, 10 की पावर -12। यहाँ पे कितनी थी, 10 की पावर -14, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब KW की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और जब KW की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब PKW की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 12। अब देखो PKW की हमारे पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो थी 14, ठीक है। और यहाँ पे देखो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास में 12, ठीक है। तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, आयनिक जो गुणनफल है जल का वो बढ़ जाता है, लेकिन जो PKW की वैल्यू है वो PKW की वैल्यू क्या आती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बात करें, H पॉजिटिव की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता आएगी 10 की पावर -6, ठीक है। और OH नेगेटिव की जो सांद्रता आएगी वो सांद्रता भी कितनी आएगी, 10 की पावर -6। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो KW की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, 10 की पावर -12 आ रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन का सांद्रता गुणनफल H पॉजिटिव है OH नेगेटिव हमेशा स्थिर और बराबर रहेगा, तो वो बराबर किसका आएगा, वो बराबर हमारे पास में आता है कि KW बराबर किसकी है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की, ये वैल्यू अपने पास में, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से दुर्बलतम संयुग्मित क्षार, निम्नतम से दुर्बल संयुग्मित क्षार कौन सा है। तो आपको मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि जब भी आप निकालते हो, ठीक है, याद रखा जो अम्ल है एसिड है, उस एसिड का संयुग्मी होता है क्षार, क्या होगा, क्षार, ठीक है, या फिर क्षार का संयुग्मी क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करते हैं कि परबल है तो परबल का संयुग्मी होता है दुर्बल वीक, ठीक है, और जो दुर्बल होता है उसका संयुग्मी कौन होगा, परबल होगा। इसका मतलब यदि हम बात करें परबल अम्ल का संयुग्मी कौन होगा, दुर्बल क्षार होगा, ठीक है।
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दुर्बल अम्ल का संयुग्मी कौन होगा, परबल क्षार होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि दुर्बल क्षार का संयुग्मी कौन होगा, परबल अम्ल होगा, ठीक है। और परबल क्षार का संयुग्मी कौन होगा, दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। ऐसे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से दुर्बलतम संयुग्मी क्षार कौन सा है। अब देखो दुर्बलतम संयुग्मी क्षार पूछा गया है, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, परबल अम्ल की। किसकी बात करें, परबल अम्ल की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से दुर्बलतम संयुग्मी क्षार है, ठीक है। हमारे पास में ऑप्शन है ClO नेगेटिव, ऑप्शन है दूसरा ClO2, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास में ClO4, ऑप्शन डी है हमारे पास में ClO3, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको बताना है इसका दुर्बलतम संयुग्मी क्षार कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको पहचाना है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास में क्या आएगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस आता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड क्रियाविधि प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड क्रियाविधि प्रदर्शित करता है। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे से ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड क्रियाविधि मैकेनिज्म प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट ऑप्शन है 2 डिग्री हैलाइड, फर्स्ट ऑप्शन 2 डिग्री हैलाइड। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा हैलाइड है जो मैकेनिज्म क्या करता है, शो करता है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री करता है, या फिर 2 डिग्री करता है, या फिर कौन करता है 3 डिग्री करता है, या फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। वो हमने बात करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको SN1 ऑर्डर भी लिखना है, ठीक है। मैं हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ। हैलाइड्स के अंदर आपको SN1 ऑर्डर लिखना है कि किसके अंदर SN1 होगी, ठीक है। उसके साथ साथ कि इसी के अंदर मैं आपको SN2 की भी बात करूँ, आपको SN2 का ऑर्डर भी लिखना है, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स के अंदर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की मैं बात करूँ तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अंदर आपको SN1 ऑर्डर लिखना है। उन्हीं का आपको क्या लिखना है, SN2 ऑर्डर भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युतीर्णता तत्व कौन सा है। सबसे ज़्यादा विद्युतीर्णता तत्व आप जानते हो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो होती है फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुक्रम जिसमें धातु फ्यूज्ड अवस्था में पाई जाती है कौन सी। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब लास्ट जो हमने क्लास 2018 का जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर में मैंने बात की थी, ठीक है, कि जो भी धातु होती है, ठीक है, वो धातु यदि गलनीय अवस्था से अपन मतलब मेल्ट वाली अवस्था, लिक्विड अवस्था से अपन क्या करते हैं, यदि प्योर मेटल हम प्राप्त किया जाता है तो उसको अपन कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग प्रगलन कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि जब कभी कभार कहते हैं कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती है जो अशुद्धि इस टाइप की होती है जो गलनीय अवस्था में नहीं पाई जाती, मतलब लिक्विड अवस्था में नहीं पाई जाती, उसके अंदर अपन क्या करते हैं उसको लिक्विड में बनाने के लिए या मेल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं उसको बाहर से अपन क्या डालते हैं, उसके अंदर फ्लक्स डाला जाता है। फ्लक्स का मतलब उसके अंदर गालक डाला जाता है। अब जैसे अपन गालक डालेंगे तो जो इम्प्योरिटी आती है वो इम्प्योरिटी के साथ में मिल जाता है, अशुद्धि के साथ में मिल जाता है। अशुद्धि के साथ में मिलने के बाद में क्या बनाता है, वो स्लैग बना लेता है। स्लैग का मतलब वो
धातुमल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये धातुमल जो बनता है, ये धातुमल किस टाइप का बन जाता है, ये बनता है मेल्ट टाइप का, मतलब गली अवस्था में, मतलब या बोल सकते हो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, जो हमारे पास में जो मेटल है, धातु होती है, उस धातु की सतह के ऊपर आके बैठ जाता है, और आके बैठने के बाद में क्या करता है, जो हमारे पास में जो मेटल थी, वो जो धातु थी, उस धातु को ऑक्सीडेशन से बचाने का काम भी कौन करता है, ये स्लैग करता है, धातुमल करता है। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से बता दिया, यदि आपको जो गलनी है हमारे पास में जो धातु है, उसके द्वारा हम मेटल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, स्मेल्टिंग कहलाती है। ठीक है, और यदि अगलनिया को गलनिया के अंदर चेंज करना है, तो उसके अंदर अपन क्या मिलाते हैं, फ्लक्स मिलाया जाता है, गालक मिलाया जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको लास्ट जो 2018 का जो पेपर था, उसके अंदर काफ़ी टाइप से अच्छे से समझा था कि एसिडिक फ्लक्स कौन से होते हैं, बेसिक फ्लक्स कौन से होते हैं, एसिडिक फ्लक्स का कब यूज़ किया जाता है, बेसिक फ्लक्स का कब यूज़ किया जाता है, धातुमल क्या होता है, तो इसको मैंने 2018 के अंदर अच्छे से डिटेल से समझाया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से शून्य ऑक्टेन नंबर किसका है। ठीक है, शून्य ऑक्टेन नंबर, देखो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर और एक सिक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर आती है पेट्रोल से रिलेटेड, और जो सिक्टेन नंबर आती है, वो सिक्टेन नंबर आती है डीजल से रिलेटेड। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है, एक तो ऑक्टेन नंबर, दूसरी होती है सिक्टेन नंबर। ठीक है, देखो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, यही इसमें से पूछ रहा है कि ऑक्टेन नंबर शून्य किसका है, जीरो किसका। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, वह है 2 मेथाइल ऑक्टेन। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में एन हेप्टेन। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास में आइसोक्टेन। ऑप्शन नंबर 2 डी है हमारे पास में 3 मेथाइल ऑक्टेन। ये 4 ऑप्शन में, और इन 4 ऑप्शन में आपको बताना कि किसके ऑक्टेन नंबर 0। ठीक है, ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऑक्टेन नंबर है ये रिलेशन किसके साथ में, पेट्रोल के साथ में। एक आता है सिक्टेन नंबर, दोनों आपको खोजना अच्छे से। ठीक है, सिक्टेन नंबर का जो रिलेशन है, वो रिलेशन किसके साथ में, डीजल के साथ में। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना। ठीक है, एक मैंने आपको देखो एंटी नॉकिंग के रूप में, ये भी क्वेश्चन जेट के अंदर पूछा गया था। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या है, मतलब कभी कभार देखो हमारे कहते हैं जो हम फ्यूल वगैरह जो यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब फ्यूल वगैरह यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर इम्प्योरिटी की वजह से हमारा जो इंजन वगैरह होता है ना, वो इंजन वगैरह क्या कहता है, नॉकिंग मतलब साउंड करने लगता है। ठीक है, उसी एंटी नॉकिंग से बचाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ किया जाता है टेट्राएथिल लेड का। किसका यूज़ करते हैं, टेट्राएथिल लेड का हम यूज़ करते हैं, किसके रूप में, एज ए एंटी नॉकिंग के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें आपको क्वेश्चन में पहचाना कि किसके ऑक्टेन नंबर 0। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल के बारे में पूछा गया, किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ पित्तल। फर्स्ट है हमारे पास में जिंक प्लस मेटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में कॉपर प्लस एसन। ऑप्शन नंबर 3 है आयरन प्लस में जिंक। ऑप्शन नंबर 4 कॉपर प्लस जिंक। इन चारों में से आपको पहचानना है कि किसके अंदर पित्तल है। पित्तल मतलब ये पित्तल किसका मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु का मतलब होता है कि मिनिमम 2 या 2 से अधिक जो मेटल्स होता है, उसका जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो आपको पहचानना है कि पित्तल के अंदर कौन सी धातु होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में। एक छोटा सा एक क्वेश्चन और बता देता आपको। देखो जर्मन सिल्वर के बारे में जब भी पूछा जाए, जर्मन सिल्वर के बारे में, तो याद रखा जर्मन सिल्वर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर Ag की परसेंटेज कितनी होती है, चांदी की परसेंटेज कितनी होती है। तो याद रखा चांदी की परसेंटेज होती है इसके अंदर 0। ये स्पेशली आपको याद रखा, जर्मन सिल्वर के अंदर चांदी की परसेंटेज कितनी होती है, 0% होती है। नाम जरूर जर्मन सिल्वर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर चांदी कितनी होती है, 0% होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस अणु का आयनिक गुणनफल सबसे ज़्यादा, आयनिक गुणन सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से किस अणु का आयनिक गुण सबसे ज़्यादा है। आपको क्वेश्चन ये है, आयनिक गुण पहचान है, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास में, वो ऑप्शन है HF, दूसरा है हमारे पास में HI, तीसरा है हमारे पास में HBr, चौथा है हमारे पास में HCl।
ये आयनिक गुणनफल है, आपको पहचाना है कि सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर है, HF में है या HFBr में है, HCl में या फिर HI के अंदर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आयनिक ऑर्डर बताना है, त्रिज्याओं का आयनिक ऑर्डर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको आप खुद आइडेंटिफाई करना इसको। N-3 O-2, उसके बाद F-, उसके बाद में Na+, इनको आपको उनकी आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या के आकार पे इसको क्या करना है, इनको ऑर्डर में सेट करना है। सबसे ज़्यादा किसकी है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी और सबसे कम किसकी है, इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको सेट करना है, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद देखो निम्न नेक्स्ट कौन सा है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है। निम्न में से सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है, सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है, मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, पहला है पोटेशियम, सेकंड है सोडियम, थर्ड जो हमारे पास में वो है कैल्शियम, फोर्थ है हमारे पास में सीजियम। तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो वो सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है, आपको बताना है इसमें से। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो आपको IPC नेम लिखना है। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3OH, इसका आईपैक लिखना है, इसका आईपैक नाम लिखना है। ऑप्शन मैं दूंगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, गलत लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। आपको ऑप्शन खुद से आपको डायरेक्ट आपको लिखना। आईपैक आपको पता है, आईपैक लिखने के अंदर अपन जो रूल्स है वो रूल्स अपन सब पढ़ के आते हैं, 11th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, 12th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आईपैक लिखने के अंदर आपको पता है कि आपको चेन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपको उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप भी देखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी देखा जाता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी लिखा जाता है। उसके बाद में जो नेमिंग जब हम करते हैं, सबसे जो नेम लिखा जाता है तो उसके अंदर हम अल्फ़ाबेट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी रूल्स है वो रूल्स आपको अप्लाई करना है, इसी इजी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में आयनिक ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में आयनिक ऊर्जा x किलोजूल है। क्वेश्चन ये कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में आयनिक ऊर्जा x किलोजूल है, तो इलेक्ट्रॉन की सेकंड कक्षा से थर्ड कक्षा में कूदने के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में 5x/36, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में x/6, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में 5x, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में 7.2x। ठीक है, ये आपको बताना है कि जब हमारे पास में मूल ऊर्जा मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर जो हमारे पास की बात की जाती है, एनर्जी आपको दे रखा है x किलोजूल दे रखा है। उसके बाद में आपको बोला कि सेकंड कक्षा से अपन थर्ड कक्षा में आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी कितनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एनर्जी निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बताना आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केपी और केसी के बीच में जो रिलेशन पूछा गया, तो ये लास्ट में मैंने बताया था केपी और केसी के बीच का रिलेशन क्या है, केपी बराबर केसी RT के पावर डेल्टा एन। ठीक है, ये रिलेशन हमने बात की थी। जब डेल्टा एन का मान 0 आता है इसका मतलब केपी बराबर किसके, केसी के, और जब डेल्टा एन का मान पॉजिटिव आता है इसका मतलब केपी बड़ा है किससे, केसी से, और जब डेल्टा एन का मान नेगेटिव आता है इसका मतलब केपी छोटा आता है किससे, केसी से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको क्या है, केपी और केसी के बीच में सही संबंध बताना। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा यदि
क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा यदि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाए किसमें, पोटेशियम क्रोमेट के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये रखिए कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या परिवर्तन होगा जब पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट किसके अंदर हो जाए, पोटेशियम क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसके बाद में इनका चेंज देखना है, बदलाव देखना है, कितने का परिवर्तन होता है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में 0, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में 4th, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में 3। ठीक है, ये आपको बताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रियोन 112, क्वेश्चन है फ्रियोन 112 की संरचना क्या होगी, फ्रियोन 112 की संरचना क्या होगी। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है C2F2Cl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास में C2H2F2Cl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास में C2F2Cl4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास में C2H2Cl4। ठीक है, देखो इसके अंदर नाम लिखने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर आप कैसे पहचानते हो। ठीक है, इसमें देखो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एक्स, हम बात करते हैं वाई, और हम बात करते हैं जेड की। एक्स जो रिप्रेजेंट करेगा वो कार्बन को, वाई जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, जेड जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा फ्लोरीन को। किसको, फ्लोरीन को। याद रखा, क्लोरीन के अंदर यहाँ पे नहीं लिखते ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, यदि कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अंदर आपको देखना है कि संख्या कितनी है। ठीक है, जितनी कार्बन की संख्या है उसके अंदर से आपको क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है, -1, मतलब x -1 कर दो, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, कार्बन को। यदि हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन की जितनी संख्या उसमें से +1 ऐड कर दो, वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, वाई को। ठीक है, और जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन, जितने हमारे पास में फ्लोरीन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है, यदि कार्बन की संख्या 2 है तो उसके अंदर से -1 कर दो। ठीक है, 2 - 1 वो आ जाएगा हमारे पास में। यदि हाइड्रोजन की संख्या 0 है तो आप किसे लिखोगे, 0 + 1, मतलब वहाँ पे आप कितना लेके चलोगे, 1। ठीक है, यदि हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो आप कितना करोगे, 1 + 1, मतलब कितना हो गया, 2 गया। वाई की जगह कितना गया, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद जेड में फ्लोरीन जितने हैं, फ्लोरीन उतने के उतने कर दो। क्लोरीन को अपन काउंटिंग नहीं करते। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हो, फ्रियोन की स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगलर नाटा उत्प्रेरक कौन सा है। मैंने आपको बताया भी था जिगलर नाटा उत्प्रेरक कौन सा होता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है हमारे पास में R3Al, ठीक है, प्लस में TiCl4। ठीक है, ये क्या कहलाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है। जो हमारे पास जो एल्किन्स होते हैं उस एल्किन का अपन क्या करते हैं, बहुलीकरण में काम में लिया जाता है, अपन किसका यूज़ करते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लुकास अभिकर्मक की एल्कोहल के प्रतिक्रिया क्या है। तो आप जानते हो लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट, लुकास अभिकर्मक, कंसंट्रेशन HCl, सांद्र HCl प्लस में निर्जल ZnCl2 को अपन क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखना है एल्कोहल के साथ में। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है, 3 डिग्री देता है, उससे कम कौन देता है, 2 डिग्री, और सबसे स्लो कौन देगा, 1 डिग्री देता है। ठीक है, तो ये आपको ये ऑर्डर बताना है, सबसे ज़्यादा फास्ट 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम कौन है, 1 डिग्री देखिए, और लुकास रिएजेंट की हम बात करें। ठीक है, उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह ऑर्थो एंड पैरा निर्देशीय है। ठीक है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे जो अटैक करने वाले उसकी बात करें। ठीक है, तो हमारे पास में हम बात करते हैं, पहला है NO2 ऑप्शन, दूसरा है हमारे पास में COH। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं CHO। ठीक है, फोर्थ जो बात की जाती है वो है OH। कौन होगा, OH की बात करते हैं। इनके अंदर से हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब अपने से दूर फेंकता है, ठीक है, अपने से दूर फेंकता है, इसका मतलब जहाँ पे रिंग की तरफ फेंकता है, और जब रिंग की तरफ फेंकेगा तो वहाँ पे अटैक होता है, या तो ऑर्थो पे या फिर कहाँ पे होता है, उसके पैरा पे होता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, रिंग से अपनी तरफ खींचते हैं, इसका मतलब वो कहते हैं मेटा डायरेक्टरी होते हैं। तो ये याद रखें, ये तीनों, तो इसकी बात करूँ NO2 नाइट्रो की, उसके बाद में कार्बोक्सी, इसके साथ में एल्डिहाइड, ये तीनों कौन सी टाइप के होते हैं, ये मेटा डायरेक्टरी होते हैं। और बाकी जो OH होता है, ये OH किस टाइप का आता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टरी टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद देखो
नेक्स्ट DTT बनाने में कौन सा युग्म काम में लिया जाता है? ये ICR एग्जाम के अंदर इसी बार पूछा गया था। इस बार भी मतलब किसी न किसी शिफ्ट के अंदर पूछा गया था DT के बारे में कि DTT क्या है, ठीक है। तो DTT के बारे में आपको पूछ लिया गया। तो DTT किसके अंदर बनाया जाता है, अपन बात करते हैं और DDT, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। पहला है बेंजीन, फर्स्ट ऑप्शन बेंजीन। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में C6H5Cl, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में C6H5OH। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन है। तो इनमें से आपको पूछा है कि DTT किसके द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है, ये है। उसके बाद देखो निम्न में से रंगीन आयन कौन सा है? रंगीन की बात की, ठीक है। तो रंगीन आपको पहचानना है। एक तो होता है रंगहीन। रंगहीन तो वो होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और एक रंगीन होगा। रंगीन का मतलब रंग देने वाले, जिसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन ये है कि आपको पहचानना है कि रंगीन आयन कौन सा है, कलर देने वाला। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, टाइटेनियम +3, ऑप्शन स्कैंडियम +3, ऑप्शन सी कॉपर प्लस, ऑप्शन डी जिंक +2। तो आपको पहचाना है कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद में निम्न में से कौन सी स्पीसीज 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखती है? आपको क्वेश्चन में पूछा गया 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको दो चीज़ याद रखना है। एक तो मैं कॉपर की बात कर लेता हूँ, एक मैं बात कर लेता हूँ क्रोमियम की। किसकी बात कर लेता हूँ? क्रोमियम की। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में 3D10 4s1 होगा। हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का क्या होता है, 3D5 4s1 होते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होते हैं ना, वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर अनदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना कॉपर के बारे में और क्रोमियम के बारे में। तो आप पहचान सकते हो कि निम्न में से कौन सी स्पीसीज 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखती है। तो आपको पता है किसके अंदर है, कॉपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ किसके द्वारा बनाया जाता है? काफ़ी बार पिछले टाइम भी मैंने ये बताया था कि प्राकृतिक रबड़ किसका बना होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन है, पहला पॉलीआइसोप्रीन, फर्स्ट है पॉलीआइसोप्रीन, सेकंड है नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। ऑप्शन 3 है पॉलीथीन, ठीक है। ऑप्शन 4 है बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट का थोड़ा सा स्पेशल याद रखा। बेकेलाइट जो बना होता है वो फिनॉल का प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है। किसका बना है? फिनॉल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड बना होता है। वो क्या बना होता है? बेकेलाइट बना होता है। और ये जो बेकेलाइट का जो यूज़ किया जाता है, जो हम घरों के अंदर जो स्विच वगैरह नहीं यूज़ करते, जो बटन वगैरह जो यूज़ किया जाता है लाइट्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे किसके बने होते हैं? वो बेकेलाइट्स के बने होते हैं, ठीक है। तो याद रखा बेकेलाइट किसका बना है? फिनॉल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आज के 2017 का जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको फिर से कह देता हूँ, अपनी प्रिपरेशन को आपको अच्छे से जारी रखना है। आपने पूरे कंटिन्यू आपने 1 साल तैयारी की है, ठीक है। आपके मतलब जैसे आपको फिर भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, जब एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन भी हुई थी, ठीक है। उससे पहले आपको 2 अगस्त की थी, उसके बाद में सितंबर में आई थी, सितंबर के बाद में फिर उसके बाद में 29 सितंबर को एग्ज़ाम किया था, ठीक है। तो इस टाइम आपको जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी टाइम मिला, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको रखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ साथ आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा तो आप उसको छोड़ दो एक बार, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ICR एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बच्चों ने यही किया था कि एग्ज़ाम के अंदर आपने क्या किया, तो जो क्वेश्चंस थे वो एग्रीकल्चर के हो चाहे बायोलॉजी के हो, ठीक है, या फिर जो केमिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने 4-4 5-5 मिनट लगाते थे। और जब इतना टाइम लगाने के बाद में उनको क्या है, जो पेपर वो पूरी तरफ से उनका अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, वो काफ़ी क्वेश्चन से उनके छूट गए थे, ठीक है। तो आपको ये गलती फिर से नहीं करनी है। आपको जेट के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा तो उसको आपको छोड़ दो, नेगेटिव आपको करना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जिसकी एक्यूरेसी मेंटेन है, इसका मतलब उसका सिलेक्शन है या रैंक है वो अच्छे से आएगी, ठीक है। इसके लिए थैंक यू।